हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो रीट का 2022 में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने प्राइमरी लेवल वाला लेवल फर्स्ट का किया था, आज हम लोग लेवल सेकेंड का करेंगे। पहले हम लोग सीडीपी का करेंगे, फिर हम लोग इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहें लास्ट तक। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी लोग नए हों, और क्लास को लाइक कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। मतलब नोम चोम्स्की ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था, किस चीज़ के विकास का, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सांवेगिक विकास या भाषा विकास। तो हम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि नोम चोम्स्की ने दिया था भाषा का विकास, की बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, इससे संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने एलईडी की बात की है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। एलईडी के कारण लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आराम से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। स्वभाव में व्यक्तिक विभिन्नताएं, जिनको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। क्या होती हैं? अधिगमित, अधिग्रहित, जन्मजात, सांस्कृतिक। तो व्यक्ति विभिन्नता जो होती है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? इनेटेबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति की। तो इसलिए दूसरे का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। नकारात्मक क्वेश्चन है, नहीं वाला है, नहीं को सर्किल कर लो। मतलब ऐसे इसमें 3 लोग हैं जिन्होंने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत दिया है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत नहीं दिया है, जैसे सिगमंड फ्राइड इन्होंने भी दिया है, रेमंड बी कैटल इन्होंने भी दिया है, गोल्डन आलपोर्ट इन्होंने भी दिया। लेकिन व्यक्तित्व संबंधी बीएफ स्किनर ने कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। तो इसका जो नहीं है वो ही हमारा सही है, तो स्किनर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी एम मुरय एवं क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। वाक्य पूर्ति परीक्षण, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, 16 व्यक्तित्व परीक्षण और चित्रकुट्ठा परीक्षण। तो इसमें मतलब हमको ये बताना है कि जो है मुरे और मार्गन ने कौन सा परीक्षण दिया था। तो मुरे और मार्गन ने जो है हमारा कथानक संप्रत्यय परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसलिए चौथे का सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। जो बालकों की वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसमें कौन सा जो ऐसा कारक है जो उसको प्रभावित नहीं करता, उससे सीधे संबंधित नहीं है। न्यूट्रिशन बिल्कुल है, स्वास्थ्य बिल्कुल है, निद्रा भी, अगर आप प्रॉपर रूप से सो नहीं पाएंगे तब भी आपका जो ग्रोथ है वो प्रभावित हो जाएगी। लेकिन अधिवास जो है, मतलब अधिवास का मतलब जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, वो हमारे विकास ग्रोथ को सीधे प्रभावित नहीं करता है। तो इसलिए 5वें का हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल टू द पॉइंट होकर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त आवाचिक परीक्षण है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसने कहा है कि बच्चों के इंटेलिजेंस पर जो संस्कृति है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, नॉन वर्बल पर, ठीक है, आभाषिक पर। तब बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, बैचलर वैश्विक बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मर्सिटी एज। तो इसका जो कौन सा हो जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्सिस जो टेस्ट था, इसने कहा कि बच्चों की बुद्धिमत्ता पर संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसलिए हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत की बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। कल ही हमने हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत करवाया, तो जिसने भी उस क्लास को ना देखा वो देख लें। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता दी है, ठीक है। तब आपको पहचानना है कि किस प्रकार की बुद्धिमत्ता इन्होंने नहीं दी है। तब अंतर्वैयक्तिकता भी है, प्राकृतिक भी, अस्तित्ववादी भी है, लेकिन इसमें इन्होंने सांवेगिक किसी भी प्रकार की बुद्धि की बात नहीं कही है, इसलिए हमारा 7वें का सही है। जब तक हमको चारों प्रॉपर रूप से याद नहीं होगी तब तक हम सही आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। मतलब जो क्रिएटिविटी है वो चिंतन के किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से। अत्यधिक चिंतन मतलब ओवर थिंकिंग, विमर्शी चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मेटा थिंकिंग, आदि चिंतन और अपसारी चिंतन। तो जो रचनात्मकता की जब भी हमेशा कभी बात की जाएगी तो रचनात्मकता हमेशा अपसारी चिंतन से जो है रिलेटेड होती है। डाइवर्ज थिंकिंग, कोई अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके सभी पहलुओं को देखते हुए चौमुखी जो है चिंतन किया जाता है, उसको ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया। मानसिक विमंदित को हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विच टर्म, किसके द्वारा। बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। तब जो मानसिक विदम्बित अर्थात जो मेंटल रिटार्डेशन, इसके लिए कहा गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अयोग्यता के साथ इसको रिप्लेस किया गया। इसके लिए 9 का हमारा ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो पर्सनालिटी की कॉन्सेप्ट होती उसके लिए, तो स्थिर, स्थायी, सामान्य, अनूठा। तो इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वो सामान्य, ठीक है। सामान्य जो है वो सैद्धांतिक अवधारणा के साथ सही नहीं है, तो 10वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ने संबंधित अधिगम क्षमता को क्या कहते हैं। पढ़ने संबंधित अक्षमता को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, और गणित संबंधी क्षमता को डिसकैलकुलिया कहते हैं, लिखने संबंधी क्षमता को हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। तो सभी प्रकार की क्षमताएं जो है हमने पढ़ाई हुई हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लें जाके, जिसमें हमने सभी जो है अक्षमता को कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम मतलब बेसिक चीज़ें ही बच्चों को ना मिल पाए। अगर एक बच्चा मतलब 6 साल का है, वो पढ़ना चाहता है, तो ना तो उसको बुक्स मिल पा रही, ना तो स्कूल में एडमिशन प्रॉपर रूप से हो पा रहा है, ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं। तो अगर बेसिक चीज़ें उसके पास नहीं है तो उसको हम कहते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जिसकी हिंदी है प्रतिकूल परिस्थितिगत बालक। 12 का सी। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए कहीं भी नहीं भटकना है, मैं आपकी कंप्लीट जो है करवाने वाला हूँ यहाँ पर, बस इसी प्रकार से आप जुड़े रहें और आपका एक अच्छा स्कोर भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। कुसमायोजन को मतलब मेल एडजस्टमेंट, अगर आप किसी परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके जो बिहेवियर का जो कौन सा लक्षण है, चिंता, उदासीनता, असुरक्षा, आक्रामकता, जिसको हम कहते हैं एग्रेशन। तो 13 का इसलिए हमारा ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे गए हैं। तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद, वार्षिक पाठचर्या, पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो देखिए जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं CWSN, तो उनके लिए कौन सा सही नहीं होगा। तो इसमें जो बी वाला जो है वो सही नहीं होगा, खेल कूद व अतिरिक्त गतिविधियों का विकास करना।
3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, को निम्न में से किसके द्वारा समझाया गया। देखिए, शास्त्रीय माने क्लासिकल, अनुबंधन माने जुड़ाव, जोड़कर। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको पानी दिया, ठीक है, तो आपका पानी के साथ जुड़ाव हो गया कि अच्छा, पहले पानी शब्द बोला, फिर मैंने आपको पानी दिखा दिया, तब आप समझ गए कि पानी जो है ये होता है। फिर मैंने कहा आग, आग शब्द आपने सुना, फिर मैंने आपको आग दिखाई, तो आपका एक रिलेशन हो गया। तो इसी प्रकार से इसको कहते हैं सहचार, एसोसिएशन। इवान पावलोव की जो कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सहचार। और पुनर्बलन की बात कौन करते हैं, बीएफ स्किनर कहते हैं, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। इसमें नकारात्मक क्वेश्चन बहुत पूछेगा इस वाले सेट में। तो प्रतिबिंबन, तर्क करना, कल्पना करना। देखिए, अधिगम की सीख, अधिगम माने सीखना, सीखने की प्रक्रिया में तर्क भी आता है, कल्पना भी आती है। प्रतिबिंबन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये तीनों चीज़ें अधिगम में शामिल हैं, बट जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा परिपक्वता, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम में पुरस्कार व दंड, ठीक है, पनिशमेंट एंड रिवार्ड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो E.L. थांडाइक, B.F. स्किनर, कोहलर व काफ्का, अल्बर्ट बेंडूरा। तो देखिए, पुरस्कार व दंड, इसकी बात कौन करते हैं, B.F. स्किनर करते हैं। और B.F. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसलिए 17 का हमारा सी सीधे सही हो जाएगा। 2 प्रकार का इन्होंने पुनर्बलन बताया, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में हमारा पुरस्कार आ जाएगा, नकारात्मक में हमारा दंड आ जाएगा, पनिशमेंट करना। 18, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। सीखने के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, वुडवर्थ ने परिभाषा दी है यही। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम जो है किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। तो ये तीनों सही हैं, ABC, बट डी इज नॉट करेक्ट, और जो करेक्ट नहीं है वो ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 18 का डी सही है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, क्योंकि हमको नहीं वाला आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई होम। कार्ल जुंग, इन्होंने पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए हैं। नॉम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित हैं, तो 2 तो होंगे ही नहीं। जोसेफ डी नोवाक और मार्टिन ई सेलिगन। तो 19 में जो हमारा आंसर होने वाला है, इसका जो है डी वाला सही होगा। जोसेफ डी नोवाक हैं, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन की बात कही है, तो 19 का डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत पूछे हैं। तो शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों, तो शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए गए हैं, B.S. ब्लूम और कर्थवाल और सिम्पसन, इन 3 लोगों के द्वारा। संज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण, जिसको हम कैप के द्वारा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। लेकिन इसमें कभी भी इन लोगों ने वर्णनात्मक शिक्षण की बात नहीं कही है। किसकी नहीं, वर्णनात्मक शिक्षण, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसलिए 20 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। नैसर्गिकता का मतलब होता है नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, स्पॉन्टेनियस, अपने आप। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप है क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली इज नोन एज ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। देखिए, जो बिल्कुल माइंड को विलपित करने वाले, मतलब हैम्पर करने वाले बिल्कुल नए जो अनोखे विचार होते हैं, उस प्रकार से आप अगर समस्या का समाधान करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। इसलिए 21 का हमारा ए वाला सही है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा ही बच्चों में क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फिर निगेटिव क्वेश्चन। कक्षा अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। जो रीट है इसमें जो निगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा एवं आलोचना, आकांक्षा स्तर। कक्षा में मोटिवेशन। अब ये बताइए, अगर आपका जो आकांक्षा स्तर है, एक्सपेक्टेशन जो है, एस्पिरेशन है कि भाई मेरे को तो 90% मार्क्स लाने हैं, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, अधिक ध्यान से पढ़ाई करेंगे, तो ये सही है। प्रशंसा आलोचना, अगर आपकी तारीफ़ कर दी जाती है तब आपका और मन लगेगा पढ़ने में, और आपकी बुराई की जाती है तब आपका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, आपने मान ले टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में 85% मार्क्स आए, तब आपका जो है मोटिवेशन बिल्कुल बढ़ जाएगा और हाई हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं क्लासरूम में मोटिवेशन से, अप्रेरणा से संबंधित है। लेकिन अंतर्वैयक्तिक समायोजन, इसका क्लासरूम में अप्रेरणा से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए 22 का 20 सही है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 23, NCF RTE आपको बिल्कुल करके ही जानी है। इस पर भी हमने क्लास बनाई हुई है, तो आप जो है NCF और RTE की जो है क्लास को देख लें, ठीक है। अन्यथा मैं एक बार फिर से आपका इन दोनों का रिवीजन करवा दूंगा। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका CTET हो या कोई भी एग्जाम हो। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, किस चीज़ पर आधारित है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो ये 1993 की जो यशपाल समिति की रिपोर्ट थी उस पर आधारित है। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। तो 23 का डायरेक्ट हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो RTE से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि इसमें चारों स्टेटमेंट दिए हैं। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, ठीक है, SMC जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो RTE का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 21 में जो है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी बात की गई है। अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटों का कार्य, ये भी बात की गई है। लेकिन अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे नहीं 45 घंटों की बात कही गई है। तब इसलिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा डी वाला गलत हो जाता है। 60 घंटे नहीं 45 घंटे आपको याद रखना है। और प्राथमिक विद्यालय 200 दिन खुलेगा, जूनियर विद्यालय 220 दिन खुलेगा। ये सभी बातें हमारे जो RTE एक्ट 2009 है उसमें कही गई हैं। तो 24 का जो हमारा डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो है अभी 24 दिसंबर 2024 को इसमें परिवर्तन हुआ है, तो हो सकता है इस बार वाले पेपर में ये पूछ लें। पहले जो एक था नॉन डिटेंशन पॉलिसी की, बच्चे को आप 5वीं और 8वीं क्लास में फेल नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ करे या ना करे। लेकिन अब इसको नियम को बदल दिया गया है। अगर बच्चे ने 5वीं और 8वीं का इम्तिहान दिया, अगर वो फेल हो गया तो उसको एक चांस दोबारा दिया जाएगा, फिर पेपर करवाए जाएंगे। अगर पुनः वो पेपर होने में फेल हो जाता तो उसको उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। इसलिए यही इसमें पूरे में चेंज किया गया है।
ठीक है, RTE एक्ट 2009 में। तो आप इस चीज़ को स्पेशल रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट में है, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? किसने योगदान नहीं दिया? कर्ट लेविन, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे, BR बकिंघम। तो किसने योगदान नहीं दिया? इन्होंने निगेटिव वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे हैं कि जितने नहीं पूछे जाने चाहिए, फिर भी ठीक है। तो 25 में क्या हो जाएगा? किसने योगदान नहीं दिया एक्शन रिसर्च एजुकेशन में? तो वो है हमारे स्टीफन एम कोवे। और इन तीनों लोगों ने जो है योगदान दिया है, चाहे वो आपके बकिंघम हो, स्टीफन एम कोरे हो या कर्ट लेविन हो। तो 25 का हमारा सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? जो आपने अगर पढ़ा हो, क्रमसूचक मापनी, नामिक मापनी, समय अंतराल मापनी या आनुपातिक मापनी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसमें जो है आनुपातिक मापनी, रेशियो स्केल मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो 26 का हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? किसने बाल विकास का सिद्धांत नहीं दिया है? जीन पियाजे बिल्कुल दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, लेकिन अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 5 मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकताएं बताई हैं: भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग और काम। काम का मतलब सेक्स। तो ये मोटिवेशन से संबंधित है। अब व्यक्ति की मांगें कौन कौन सी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब्राहम मैस्लो। तो इसमें नहीं है, तो 27 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, सही नहीं है? आप किसी की हेरिडिटी का स्टडी करना चाह रहे हैं तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन बिल्कुल है। दत्त ग्रहण अध्ययन एडॉप्शन स्टडी ये भी है। अभिभावक बालक विश्लेषण मतलब जो पेरेंट है और उनके बच्चों उनमें क्या समानता है कि असमानता है कि बच्चे बिल्कुल भिन्न हैं, ये भी है, इससे भी पता चलता। लेकिन समवयस्क समूह अध्ययन, इससे हमको कैसे आनुवंशिकता के बारे में पता चल सकता है? पीयर ग्रुप स्टडी। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो 28 का डी वाला इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जो शरीर से रिलेटेड होती है और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं: प्रोटोटाइप, फिनोटाइप, कार्योटाइप, जीनोटाइप। तो इसको हम कहते हैं, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसको कहते हैं फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 30, किस परिक्षेप के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके अंदर क्षमता किसी चीज़ को सीखने की है या नहीं। तो ये बाल विकास का कौन सा सिद्धांत? सामाजिक तो बाहरी चीज़ है, मनोवैज्ञानिक भी बाहरी, वातावरण भी बाहरी होता है, लेकिन जैविक व्यक्ति की क्षमता की, व्यक्ति में किसी काम को करने की क्षमता है अथवा नहीं है, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल। तो इसका आंसर 30 का हमारा सी हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम लोग सभी इन पेपर्स को करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।